हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं हूं चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2001 का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र सामाजिक विज्ञान का इतिहास वाला पोर्शन। दोस्तों यह प्रश्न पत्र 2 घंटे का होता है और यह प्रश्न पत्र 2 भाग में बटा होता है। इसके पहले भाग में सामाजिक विज्ञान के चारों सब्जेक्ट के एक एक सवाल दिए होते हैं, जिसमें से कोई एक सवाल करना होता है। इसमें पहला क्वेश्चन भूगोल का दिया है, दूसरा क्वेश्चन अर्थशास्त्र का दिया है, तीसरा क्वेश्चन इतिहास का दिया है। तो यहाँ से हम लोग इतिहास वाले सवाल को हल करेंगे। क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे। इसमें पहला ऑप्शन है पशुपति, दूसरा है कृष्ण, तीसरा है वरुण और चौथा है विष्णु। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों इसका पहला ऑप्शन पशुपति। सिंधु सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए पहला विकल्प सही है, जबकि यहाँ सी लिख दिया है। इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों, सैंधव स्थलों से मातृ देवी की उपासना के साथ साथ एक पुरुष देवता की उपासना का भी प्रमाण मिलता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा के ऊपर पद्मासन के मुद्रा में विराजमान एक योगी का चित्र मिला है। पुरुष की दाईं ओर चीता और हाथी तथा बाईं ओर गैंडा और भैंसा चित्रित किए गए हैं। ये सीरियल भी आप याद रखेंगे क्योंकि यह भी पूछा जाता है। इसमें आगे लिखा है कि सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है, इसके 3 मुख हैं। मार्शल ने इस देवता को रुद्र शिव से संबोधित किया है, जिसे त्रिमुख, पशुपति, महेश्वर आदि कहा गया है। शिव या पशुपति से संबंधित 2 मुद्राएं और मिली हैं। कहा जा सकता है कि माता देवी के समान शिव या पशुपति की पूजा का भी व्यापक प्रचलन सैंधव सभ्यता में रहा होगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में हमने पाया कि सिंधु सभ्यता में मातृ देवी और पशुपति की पूजा होती थी। आप इसको याद रखेंगे। इसका चौथा क्वेश्चन नागरिक शास्त्र से संबंधित दिया है। पेपर का दूसरा भाग सामाजिक विज्ञान के चारों सब्जेक्ट के एक एक खंड में विभाजित होता है। इसमें तीसरा खंड इतिहास का है। पहला सवाल पहले खंड में दिया गया है और दूसरा खंड क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 2, मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम क्या था। ऑप्शन है पहला जतिन मोहन सेन, दूसरा सूर्य सेन, तीसरा रास बिहारी बोस और चौथा है दीनबंधु मित्र। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा सूर्य सेन। सूर्य सेन दोस्तों मास्टर दा के नाम से विख्यात एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जो चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित थे। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों कि बंगाल के नए क्रांतिकारी संगठनों में सूर्यसेन द्वारा स्थापित इंडियन रिपब्लिक आर्मी का विशिष्ट स्थान था। सूर्यसेन ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। आगे चलकर वह एक राष्ट्रीय स्कूल के शिक्षक बन गए और इसलिए वह सामान्यतया मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध थे। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी। पहला ऑप्शन है कलकत्ता में, दूसरा है पूना में, तीसरा है बम्बई में और चौथा है अहमदाबाद में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों बम्बई में हुई थी। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 से 31 दिसंबर तक 1885 ईस्वी में बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। इसमें ज़्यादातर वकील एवं पत्रकारों ने भाग लिया था दोस्तों। कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।
अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की एवं ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक थे। तो आप इसको याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई में 1885 में बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। इसके पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक थे दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे? ऑप्शन है पहला लॉर्ड रिपन, दूसरा लॉर्ड डफरिन, तीसरा लॉर्ड लिटन और चौथा है लॉर्ड रीडिंग। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय 1885 में भारत के तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है पहला 1772 ईस्वी में, दूसरा 1773 ईस्वी में, तीसरा 1774 ईस्वी में और चौथा 1775 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा 1774 ईस्वी में। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में हुई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे। आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम क्या है? तो वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। इसका एक ट्रिक है दोस्तों PDEDF। पुर्तगाली, डच, इंग्लैंड, डेनिश और फ्रांसीसी। देखिए भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का क्रम इस प्रकार है। पुर्तगाली 1498 ईस्वी में, डच 1605 ईस्वी में, अंग्रेज 1613 ईस्वी में तथा फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वह थे दोस्तों लाला लाजपत राय। आप इसको याद रखेंगे। इसकी व्याख्या में लिखा है कि यंग इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय थे। इसी पुस्तक में उन्होंने कांग्रेस की स्थापना संबंधी सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 8, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो वह थे दोस्तों लाला हरदयाल। ऑप्शन नंबर तीसरा। इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों कि लाला हरदयाल तथा सोहन सिंह भाकना के प्रयासों से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में नवंबर 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। अपने उद्देश्यों के प्रचार प्रसार के लिए गदर पार्टी ने गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। क्वेश्चन नंबर 9, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है पहला 1906 ईस्वी में, दूसरा 1916 ईस्वी में, तीसरा 1926 ईस्वी में और चौथा है 1936 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों 1906 ईस्वी में हुई थी। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों कि 1906 सही है। लॉर्ड कर्जन की प्रेरणा से ढाका के नवाब समीमुल्लाह ने बंगाल विभाजन समर्थक आंदोलन का नेतृत्व किया। इन गतिविधियों की पृष्ठभूमि में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में एक बैठक आयोजित की गई,
जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई। इसके मुख्य उद्देश्य थे ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना तथा मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा एवं विस्तार करना। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? ऑप्शन है पहला साइमन कमीशन, दूसरा हंटर कमीशन, तीसरा रेमंड कमीशन और चौथा है लिनलिथगो कमीशन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा हंटर कमीशन। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अंग्रेजों ने हंटर कमीशन का गठन किया था। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने व्यवस्था में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु अक्टूबर 1919 में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की, जिसमें 8 सदस्य थे। हंटर कमेटी ने संपूर्ण प्रकरण पर लीपापोती का प्रयास किया तथा सभी आरोपियों का हल्का दंड का विधान किया। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन की स्थापना अंग्रेजों ने की थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 किस महीने में आरंभ हुआ था? ऑप्शन है पहला जनवरी में, दूसरा जुलाई में, तीसरा अगस्त में और चौथा दिसंबर में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा अगस्त में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 अगस्त महीने में शुरू हुआ था। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, 9 अगस्त 1942 को शुरू होने वाले भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे अगस्त क्रांति। यह ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम महालड़ाई थी, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने अपना प्रसिद्ध करो या मरो का नारा दिया था। तो आप इसको याद रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 है, गांधी इरविन समझौता किस साल हुआ था? तो वह साल था दोस्तों 1931। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों कि 1931 में तेज बहादुर सप्रू और जयकर के प्रयत्नों से गांधी जी एवं इरविन के मध्य 17 फरवरी से दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई। 5 मार्च 1931 को स्पष्टतः एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जो गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते को दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसके फलस्वरूप ही कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार किया था। तो आप इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 वर्ष की अल्पायु में राजगद्दी पर बैठने वाले शासक का क्या नाम था? ऑप्शन है पहला समुद्रगुप्त, दूसरा हर्षवर्धन, तीसरा अकबर और चौथा है जहांगीर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा अकबर। 13 वर्ष की अल्पायु में राजगद्दी पर बैठने वाले शासक थे अकबर। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, अकबर का जन्म अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में 14 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो के गर्भ से हुआ। पंजाब के गुरदासपुर जिले के कलानौर नामक स्थान पर उसे अपने पिता हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिली। बैरम खां ने तुरंत ईंटों के चबूतरों पर 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक कराकर भारत का सम्राट घोषित कर दिया। इस प्रकार अकबर 13 वर्ष 4 माह की अवस्था में राजगद्दी पर आसीन हुआ।
तो आप इसको याद रखेंगे। 13 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठने वाला शासक था अकबर। क्वेश्चन नंबर 14 निम्न में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? ऑप्शन है पहला बीरबल, दूसरा रहीम, तीसरा बैजू बावरा और चौथा है टोडरमल। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा बैजू बावरा। बैजू बावरा दोस्तों एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। वे अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं थे, जबकि मुल्ला दो प्याजा, हकीम इमाम, अबुल फजल शेख फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना, तानसेन, राजा टोडरमल, राजा भगवान दास एवं राजा बीरबल शामिल थे। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 सर टॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी? ऑप्शन है पहला अकबर से, दूसरा जहांगीर से, तीसरा शाहजहां से और चौथा है औरंगजेब से। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा जहांगीर से। सर टॉमस रो ने मुगल सम्राट जहांगीर से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। हॉकिंस की वापसी के पश्चात 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी की ओर से सर टॉमस रो को मुगल दरबार में भेजा, जो सम्राट जहांगीर की कृपा प्राप्त करने में सफल हुआ। वह पुर्तगाली विरोध के बावजूद व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफल रहा। उसके प्रयासों के फलस्वरूप सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, आगरा तथा मछलीपट्टनम में अंग्रेजी कोठियाँ स्थापित हुईं। टॉमस रो के पहले हॉकिंस और अन्य लोग आए थे, लेकिन उन्हें भारत में व्यापार करने की अनुमति नहीं मिली थी। टॉमस रो ने जहांगीर से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की। आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है पहला राजपुर में, दूसरा राजगंज में, तीसरा रायगढ़ में और चौथा है राजसमंद में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा रायगढ़ में। शिवाजी की राजधानी दोस्तों रायगढ़ में थी। यहीं पर शिवाजी ने 1674 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया था। इसके लिए उन्होंने काशी के प्रसिद्ध विद्वान नागभट्ट यानी कि विश्वेश्वर भट्ट को बुलवाया था। क्वेश्चन नंबर 17 शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान की एक विशेषता इनमें से क्या थी? तो वह थी दोस्तों इसके 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, प्रशासन में शिवाजी की सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान परिषद का प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख था, जिसकी नियुक्ति शिवाजी द्वारा की जाती थी। अपने कार्यों के लिए वे शिवाजी के प्रति उत्तरदायी होते थे। उनके मंत्रिमंडल की विशेषता यह थी कि सेनापति के अतिरिक्त प्रायः सभी मंत्री अर्थात 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे और न्यायाधीश तथा पंडित राव को छोड़कर शेष सभी को अवसर पड़ने पर सेनाओं का नेतृत्व करना पड़ता था। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 वंदे मातरम गीत के रचयिता का नाम क्या है? ऑप्शन है पहला रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा बंकिम चंद्र चटर्जी, तीसरा सरोजिनी नायडू और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत के रचयिता थे दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी। इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों कि वंदे मातरम गीत के रचयिता बंगाली कवि बंकिम चंद्र चटर्जी थे। उनके प्रसिद्ध ग्रंथ आनंद मठ में इस गीत का वर्णन है। 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में इस गीत को स्वीकार किया गया था। तो यह भी पूछा जाता है
इसको आप याद रखेंगे। 1896 के कांग्रेस के अधिवेशन में इस गीत को स्वीकार किया गया था। 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध यह गीत राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गया। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19, नील विद्रोह आरंभ हुआ था। कब आरंभ हुआ था वह बताना है। ऑप्शन है पहला 1859 ईस्वी में, दूसरा 1871 ईस्वी में, तीसरा 1886 ईस्वी में और चौथा है 1901 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला 1859 ईस्वी में। नील विद्रोह दोस्तों 1859 ईस्वी में बंगाल में दिगंबर एवं विष्णु विश्वास के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है पहला दादा भाई नौरोजी, दूसरा महादेव गोविंद रानाडे, तीसरा सुरेंद्र नाथ बनर्जी और चौथा है मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए 26 जुलाई 1876 में कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन का गठन किया, जिसका प्राथमिक उद्देश्य देश में जनमत के लिए एक शक्तिशाली संस्था का गठन करना था। इसमें जमींदारों के बजाय मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई। इस गठन ने प्रसिद्ध सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया। कालांतर में यह संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलीन हो गई थी। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों। राजनीतिक संगठन इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं है? ऑप्शन है पहला विष्णु, दूसरा कृष्ण, तीसरा इंद्र और चौथा है ब्रह्मा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा कृष्ण। कृष्ण दोस्तों वैदिक देवता नहीं है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा आदि वैदिक देवता हैं, जबकि कृष्ण के नाम का उल्लेख किसी वैदिक साहित्य में नहीं मिलता। सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख देवकी पुत्र तथा घोर अंगीरा ऋषि के शिष्य के रूप में हुआ है। कालांतर में वासुदेव कृष्ण के अनुयायी पंचरात्रिक कहलाए। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों। कृष्ण जो है वह वैदिक देवता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन है पहला दर्शन, दूसरा कर्मकांड, तीसरा भक्ति और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला दर्शन। उपनिषद दोस्तों दर्शन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसे शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है पहला महावीर स्वामी, दूसरा शंकराचार्य, तीसरा गौतम बुद्ध है और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को दोस्तों शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश ने शासन किया था? ऑप्शन है पहला गुप्त वंश, दूसरा कुषाण वंश, तीसरा सातवाहन वंश और चौथा है शुंग वंश। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा शुंग वंश।
इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों कि सैन्य निरीक्षण के समय अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी था। उसने 2 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। बौद्ध साहित्य पुष्यमित्र को बौद्धों का हत्यारा तथा विहारों को नष्ट करने वाला बताता है। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश ने शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 25, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? तो वह था दोस्तों सातवाहन वंश। इसका ऑप्शन तीसरा सही है, सातवाहन वंश। क्वेश्चन नंबर 26, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा चंद्रगुप्त प्रथम, तीसरा चंद्रगुप्त द्वितीय और चौथा है समुद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगस्थनीज आया था और हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग आया था। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों कि चंद्रगुप्त द्वितीय जिसका शासनकाल 380 से 415 ईस्वी में था, उसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में मध्य देश को ब्राह्मणों का देश कहा है। पाटलिपुत्र से ही उसने अपनी यात्रा आरंभ की। अपनी पूरी यात्रा के विवरण में वह कहीं भी सम्राट के नामों का उल्लेख नहीं करता। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों। फाहियान जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 27, चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या था? ऑप्शन है पहला गाय, दूसरा हिरण, तीसरा हाथी और चौथा है बाघ। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा बाघ। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, चोलों का प्रतीक चिन्ह बाघ था। यह संगम युग का एक प्रमुख राजवंश था जो तमिलनाडु के पेन्नोर तथा वेल्लारू नदियों के मध्य स्थित था। चोलों का प्राचीनतम उल्लेख कात्यायन ने किया है। आरंभिक राजधानी उत्तरी मनलूर थी जो बाद में क्रमशः उरैयूर व तंजावुर बनी। करिकाल इस वंश का महानतम शासक था जिसने कावेरी पट्टनम यानी कि पुहार नामक तटीय राजधानी की स्थापना की। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों। चोलों का प्रतीक चिन्ह बाघ था। उनकी राजधानी उरैयूर व तंजावुर थी। कावेरी पट्टनम को ही पुहार कहा जाता है, उसको भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, आगरा शहर का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था इनमें से बताना है। ऑप्शन है पहला कुतुबुद्दीन ऐबक ने, दूसरा रजिया सुल्तान ने, तीसरा सिकंदर लोदी ने और चौथा है शाहजहां ने। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा सिकंदर लोदी ने। आगरा शहर का निर्माण दोस्तों सिकंदर लोदी ने करवाया था। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। 1504 में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखने और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से आगरा नगर की स्थापना की। उसने वहां पर बादलगढ़ का किला भी बनवाया। 1506 में आगरा को उसने अपनी राजधानी बनाया। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों। लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 29, मौर्य शासन प्रबंध के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी का क्या नाम था? ऑप्शन है पहला समाहर्ता, दूसरा अर्थाध्यक्ष, तीसरा सन्निधाता और चौथा है इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, समाहर्ता। मौर्य शासन व्यवस्था के अंतर्गत दोस्तों राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी का नाम था समाहर्ता। समाहर्ता की नियुक्ति जिले में होती थी। इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों कि मौर्य शासन प्रबंध में राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी समाहर्ता था, जो आधुनिक वित्त मंत्री की भांति विभिन्न पदाधिकारियों के सहयोग से राजस्व विभाग का संचालन करता था। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30, अजंता के प्राचीनतम चित्र किस काल के हैं? ऑप्शन है पहला, पहली शताब्दी ईसा पूर्व के, दूसरा, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के, तीसरा, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के, और चौथा ऑप्शन है चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, पहली शताब्दी ईसा पूर्व। अजंता के प्राचीनतम चित्र दोस्तों पहली शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों कि अजंता की गुफाएं आधुनिक महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। अजंता में पहले 29 गुफाओं में चित्र बने थे, परंतु अब केवल 6 गुफाओं, पहला, दूसरा, 9वां, 10वां तथा 16वां और 17वां के चित्र ही अवशिष्ट हैं। इसमें से 9वीं 10वीं गुफाओं के चित्र सबसे प्राचीन हैं और उनका समय लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व निर्धारित किया जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31, हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों ही धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा कौन सी है? ऑप्शन है पहला, नासिक, दूसरा, पीतल खेरा, तीसरा, अजंता, और चौथा ऑप्शन है एलोरा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा, एलोरा। हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों ही धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा है एलोरा की गुफा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा नामक स्थान अपने गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पहाड़ी को काटकर अनेक गुफाएं बनाई गई हैं जो बौद्ध, हिंदू तथा जैन धर्मों से संबद्ध है। एलोरा से 17 गुफा मंदिर प्राप्त होते हैं, जिनमें से अधिकतर राष्ट्रकूट शासकों के काल में बने हैं। इनमें कैलाश मंदिर सर्वोत्तम है। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32, सूची 1 में दिए गए तीर्थयात्रियों का मिलान सूची 2 में दिए गए राजवंशों से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है मेगस्थनीज, फाहियान और ह्वेनसांग, और सूची 2 में दिया है पुष्यभूति वंश, मौर्य वंश और गुप्त वंश। तो मेगस्थनीज दोस्तों मौर्य वंश के समय में आया था, फाहियान गुप्त वंश के समय में आया था, और ह्वेनसांग पुष्यभूति वंश के हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का पहला, तो इसमें से ऑप्शन नंबर चौथा सही है। देखिए मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के समय में आया था, फाहियान चंद्रगुप्त गुप्त वंश के समय में आया था, और ह्वेनसांग हर्षवर्धन यानी कि पुष्यभूति वंश के समय में आया था। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से सत्य कथन को चुनिए। बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे। इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34, उत्तर रामचरित के लेखक कौन थे? तो वह थे दोस्तों भवभूति। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है। इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों कि संस्कृत के नाटककारों में कालिदास के बराबरी करने की क्षमता भवभूति में ही दिखाई
देती है। उनका आविर्भाव 700 के लगभग में हुआ और वे कन्नौज के शासक यशोवर्मा की राजसभा में निवास करते थे। उत्तर रामचरित भवभूत का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इसके 7 अंकों में रामायण के उत्तरार्ध की कथा वर्णित है। राम के राज्याभिषेक, सीता परित्याग तथा पुनर्मिलन तक की घटनाओं का वर्णन अत्यंत सजीवता के साथ किया गया है उत्तर रामचरित में। इसके अतिरिक्त मालती माधव तथा महावीर चरित नाटकों की रचना भी भवभूत ने ही की है। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35, भागवत धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है पहला राम, दूसरा कृष्ण, तीसरा शंकराचार्य और चौथा है वेदव्यास। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा कृष्ण। भागवत धर्म के संस्थापक दोस्तों कृष्ण थे। उनसे संबंधित ग्रंथ है भगवत गीता। इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों कि भागवत धर्म के संस्थापक देवकी पुत्र तथा घोर अंगित ऋषि के शिष्य कृष्ण थे। कृष्ण के अनुयायी उन्हें भगवत यानी कि पूज्य कहते थे। इस कारण उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म की संज्ञा भागवत हो गई। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36, बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो वह थे दोस्तों नागार्जुन। इसका पहला ऑप्शन सही है। इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों कि माध्यमिक शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है। इसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वहाँ पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत समुत्पाद को ही शून्य कहा है। इस मत में यानी कि माध्यमिक दर्शन में बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग को विकसित किया गया है। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों। माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक थे नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 37, अशोक के 14 शिलालेख किस स्थान पर पाए गए हैं? ऑप्शन है पहला पाटलिपुत्र में, दूसरा गिरनार में, तीसरा सारनाथ में और चौथा ऑप्शन है उज्जैन में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा गिरनार में। गिरनार दोस्तों गुजरात में अशोक के 14 शिलालेख पाए गए हैं। इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों कि गुजरात प्रांत के कठियावाड़ में जूनागढ़ के समीप गिरनार की पहाड़ी है। यहीं से रुद्रदामन तथा समुद्रगुप्त के लेख भी मिलते हैं। 1822 में कर्नल टॉड ने इन लेखों का पता लगाया था। अशोक का शिलालेख 2 भागों में है, जिनके बीच में ऊपर से नीचे तक एक रेखा खींची हुई है। पहले 5 लेख बाईं ओर तथा 7 दाईं ओर उत्कीर्ण किए गए हैं। तीसरा लेख नीचे दाईं ओर और 14वां लेख गिरनार लेख अपेक्षाकृत सबसे सुरक्षित अवस्था में है। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों। अशोक के 14 शिलालेख गिरनार में पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा सम्राट एक कुशल संगीतज्ञ भी था? तो वह था दोस्तों समुद्रगुप्त। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों कि गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त महान संगीतज्ञ था, जिसे बीड़ा वादन का शौक था। अपने कुछ सिक्कों पर वह बीड़ा बजाते हुए चित्रित है। प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है कि गांधर्व विद्या में प्रवीणता के कारण उसने देवताओं के स्वामी यानी कि इंद्र के आचार्य कश्यप, तंबुक, नारद आदि को लज्जित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 39, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किस साल किया था? ऑप्शन है पहला 1526 ईस्वी में, दूसरा 1398 ईस्वी में, तीसरा 1442 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 1526 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा 1398 ईस्वी में। तैमूर लंग दोस्तों 1398 ईस्वी में
भारत पर आक्रमण किया था। इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों कि सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था, जिसके शासनकाल में मध्य एशिया के महानतम मंगोल वंश नायक तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया। स्रोत एल.पी. शर्मा। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित राजवंशों को सही क्रम में सजाइए। ऑप्शन है आ सातवाहन वंश, बा मौर्य वंश, सा कुषाण वंश और दा है गुप्त वंश। कालक्रम के अनुसार इसको सजाना है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले रहेगा मौर्य वंश, उसके बाद कुषाण वंश, फिर सातवाहन वंश, फिर गुप्त वंश। तो इस हिसाब से इसका पहला ऑप्शन सही है। इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों कि राजवंशों का सही कालक्रम सर्वप्रथम मौर्य वंश, तत्पश्चात कुषाण वंश, तत्पश्चात सातवाहन वंश और अंत में गुप्त वंश की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से कौन सा प्रांत बहमनी राज्य में शामिल नहीं था? ऑप्शन है पहला दोआब, दूसरा बीजापुर, तीसरा अहमदनगर और चौथा है बरार। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला दोआब। दोआब दोस्तों बहमनी साम्राज्य में शामिल नहीं था। देखिए, बीजापुर, अहमदनगर, बरार आदि बहमनी राज्य के प्रमुख प्रांत थे, जबकि दोआब एक महत्वपूर्ण उपजाऊ क्षेत्र था जिस पर अधिकार को लेकर बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच निरंतर संघर्ष हुए। अंततः दोआब पर विजयनगर का नियंत्रण स्थापित हो गया। यह मूलतः कृष्णा तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र था। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 42। किन दो मुगल शासकों के मध्यवर्ती काल में शेर शाह का शासन था? ऑप्शन है पहला बाबर एवं हुमायूं, दूसरा हुमायूं एवं अकबर, तीसरा अकबर एवं जहांगीर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा हुमायूं एवं अकबर। मुगल शासकों हुमायूं और अकबर के बीच दोस्तों अफगान शासक शेर शाह सूरी ने शासन किया था। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों कि शेर शाह सूरी का शासनकाल 1540 से 45 ईस्वी तक था। इस प्रकार वह हुमायूं के शासनकाल के तुरंत बाद था। इस प्रकार अकबर का शासनकाल फरवरी 1956 से शुरू होता है, जो शेर शाह के बाद का शासनकाल है। इस प्रकार शेर शाह का शासनकाल हुमायूं और अकबर के बीच हुआ। सवाल पूछ लिया है तो इसका दूसरा उत्तर सही होगा, लेकिन शेर शाह सूरी दोस्तों हुमायूं के शासनकाल में ही शासन किया था। पहले हुमायूं शासन कर रहा था, फिर उसने हुमायूं को खदेड़ कर शासन किया, उसके बाद फिर हुमायूं ही शासन किया था। अंतिम सवाल है दोस्तों, बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुए युद्ध को कहा जाता है? क्या कहा जाता है इनमें से बताना है। ऑप्शन है पहला चंदेरी का युद्ध, दूसरा हल्दी घाटी का युद्ध, तीसरा खानवा का युद्ध और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा खानवा का युद्ध। बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुए युद्ध को दोस्तों खानवा का युद्ध कहा जाता है। इन दोनों के बीच खानवा के मैदान में युद्ध हुआ था। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, यहाँ उत्तर 4 लिखा है, इसका विकल्प नंबर तीसरा सही है। इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों कि बाबर और राणा सांगा के बीच हुए युद्ध को खानवा का युद्ध कहा जाता है, जो 17 मार्च 1527 को आगरा के समीप हुआ था। निकट परिस्थितियों के बावजूद अंत में बाबर की विजय हुई और राणा सांगा परास्त हुआ। यह युद्ध भी पानीपत के समान निर्णायक युद्ध हुआ, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप भारत में बाबर की शक्ति को चुनौती देने वाली कोई शक्ति शेष ना रही।